हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पॉडकास्ट। दोस्तों आज का जो एपिसोड है ना वो आपके कई सारे सवालों का जवाब लेके आ गया है। क्योंकि देखिए यार, स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारे सवाल रहते हैं। सबसे बड़ा मतलब करियर में क्या करें, कुछ नहीं पता भैया, कोई गाइडेंस नहीं, कोई काउंसलिंग नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, शर्मा जी के लौंडे को फॉलो करते हैं, वो जो कर रहा है वो अपन करेंगे। फिर आगे चल के पता चलता है अरे यार अपन ने तो गलती कर दी, अपन ने तो मिस्टेक कर दी। तो अगर ऐसी गलती आपको नहीं करनी है तो आपको अपने लाइफ में से शर्मा जी के लौंडे को हटाना है और मेंटर को इंट्रोड्यूस करना है। ऐसे ही दोस्तों एक मेंटर आज हमारे साथ यहां जुड़ चुके हैं जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म की है। अब बिना किसी देरी के दोस्तों मैं स्वागत करना चाहूंगा धैर्य जी आपका इस पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद श्रीधर जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट पे आके। बहुत सारे एपिसोड्स आपके देखे हैं और आशा है कि आज के एपिसोड से बहुत सारे लोगों को कुछ बेनिफिट हो। मुझे नहीं पता किस हद तक मैं उनकी मदद कर पाऊंगी, पर कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो लोगों को। जी, वो तो मतलब जो सवाल मेरे रहने वाले उसी तरीके से मैंने तैयार करके रखे हैं कि आपके जो जवाब हैं वो सच में एक इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। मतलब बिफोर वॉचिंग द पॉडकास्ट अगर आपका एक माइंडसेट था एज अ व्यूअर, वो आफ्टर वॉचिंग द पॉडकास्ट वो चेंज होना चाहिए, उसमें एक पॉजिटिव बदलाव आना चाहिए। और यही कोशिश हम लोग यहाँ पे मिलकर आज इस कन्वर्सेशन के थ्रू करने वाले हैं। तो शुरुआती तौर पे धैर्य जी, थोड़ा सा आप अपने बारे में, जैसे कि आपका एजुकेशन, आप कहाँ से हैं। वैसे तो आप एक इंजीनियर हैं, मैंने आपके प्रोफाइल से देखा, बट फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपका एक प्राइमरी एजुकेशन, देन योर इंजीनियरिंग, एंड अभी आप फिलहाल कहाँ पे हैं, ये सब कुछ। श्योर। मैंने साइंस लिया था और मैं एक साइंस ऑब्वियसली स्टूडेंट रही हूँ। उसी के चलते पहले मुझे डॉक्टर बनना था। वो अलग बात है कि डॉक्टरी के बजाय मैंने इंजीनियरिंग ले ली। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की और 2020 में, आज से 2 साल पहले, मैं ग्रेजुएट हुई थी वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। जब मैंने इसी इंजीनियरिंग की थी तभी मुझे अपने सेकेंड ईयर के लगभग आसपास पता चल गया था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मुझे पसंद तो है और उसमें अच्छे ग्रेड्स आते रहे, पर ये शायद मैं एज अ प्रोफेशनल करियर नहीं लेना चाहूंगी। तो वो अराउंड 2018 में मुझे पता चला था और फिर मेरी वो जो जर्नी थी ऑफ गोइंग फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मैनेजमेंट वो शुरू हुई थी। तो ये मेरा एक बेसिक एजुकेशनल बैकग्राउंड है। हाँ, और मैं अहमदाबाद में पैदा हुई हूँ और आई हैव बीन ब्रॉट अप इन पुणे। अच्छा, पुणे, मतलब आप भी पुणे से, मतलब लाइक मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ योर लाइफ यू हैव लाइक स्पेंट इन पुणे। Yes. अच्छा, तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा कि आपने इंजीनियरिंग किया, ठीक है। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि इंजीनियरिंग क्या है। आप तो अभी बता रहे थे एमबीबीएस का जिक्र कर रहे थे, लेकिन व्हाट थॉट केम, या फिर किसी ने क्या बताया, क्या कुछ हुआ, क्या गाइडेंस आपको मिला अपने करियर के लिए कि आपने इंजीनियरिंग चुना? मैं उसे गाइडेंस तो नहीं कहूंगी, मैं बहुत मतलब ओपनली बताना चाहूंगी ताकि लोगों को पता चले मैंने एक्चुअल में क्यों ली थी। पहली बात तो मेरा डिसीजन नहीं था इंजीनियरिंग लेना, और ऐसा भी केस नहीं था कि मेरे माँ बाप ने या शर्मा जी ने बोला या अंकल के किसी बेटे ने की इंजीनियरिंग तो मुझे कहा गया कर लो। नहीं, वो भी मेरा केस नहीं था। मेरा केस बहुत सिंपल था। मैं मैथमेटिक्स में बहुत वीक थी, बहुत पहले से। मैं हर सब्जेक्ट में टॉप करती थी, पर मैथ्स में मेरे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो थोड़े वीक थे। तो मुझे डर लगता था कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने से, नंबर्स जैसे आ जाते थे मुझे डर लगता था। तो ये मैंने 5th स्टैंडर्ड में ही बहुत लंबी प्लानिंग कर ली थी अपनी मम्मी के साथ कि मैं इंजीनियरिंग नहीं लूंगी, क्योंकि इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली फिजिक्स, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स आएंगे ही आएंगे, आप कोई भी स्ट्रीम ले लो। बट एमबीबीएस में इट्स मोर अबाउट थ्योरी, इट्स मोर अबाउट मेमोरी, और वो मेरी बहुत अच्छी थी, और कॉन्सेप्ट समझना। तो इसलिए मैंने बस सिर्फ इस रीजन की वजह से सोचा था मैं एमबीबीएस करूंगी, और एमबीबीएस भी नहीं, स्पेसिफिकली बीडीएस करूंगी, फिर उसमें एमडी करूंगी स्पेशलाइजेशन, तो डेंटिस्ट्री करके ऑर्थोडेंटिस्ट बनूंगी उसमें स्पेशलाइजेशन करके। ये भी सोच लिया था मैंने। पर क्या हुआ दैट एक पॉइंट पे 7th ग्रेड में जब मैं फेल हो गई मैथ्स में, पहली बार मैं अपनी लाइफ में किसी सब्जेक्ट में फेल हुई, तो तब मुझे रियलाइज हुआ एक सब्जेक्ट में वीक होना एक बात होती है, पर अगर मैं उस हद तक आ चुकी हूँ जहाँ पे मैं फेल हो गई उस सब्जेक्ट में, तो मेरे लिए वो एक अवेकनिंग मोमेंट था। तो तब मुझे थोड़ा लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज मैं सीखना चाहती थी और मैं चाहती थी मैं मैथ्स में अच्छा करूं, पर मुझे कोई मेंटर नहीं मिल रहा था। तब 9th ग्रेड में मैंने विद्या मंदिर क्लासेस ज्वाइन की थी, और तब मुझे रोहित सरीन सर मिले थे, जो मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोल सकती हूँ, मतलब उन्हीं की वजह से मेरी जो ये लाइफ पाथ और जर्नी करियर की रही है, एटलीस्ट ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम, क्योंकि
उन्होंने जब मुझे कोचिंग देनी शुरू की थी 9th ग्रेड में, उसी के चलते मुझे 10th ग्रेड में फिर 92% आए थे मैथ्स में, ओके। आईसीएसई बोर्ड में। तो फ्रॉम जी फेलिंग टू गेटिंग 92%, आई थिंक इट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी। जी और जब ये हुआ, फिर उन्होंने जब बोला आप 10th के बाद एक पॉइंट आता है जब आप चूज करते हो आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, वो मेरी लाइफ में भी आया। और जबकि डिसाइडेड था कि साइंस लेके बीडीएस करेंगे फिर एमडी करेंगे, अंत में ये हुआ क्योंकि उन्होंने मेरी वो कैपेबिलिटी और पोटेंशियल उन्होंने देखा, मैंने नहीं देखा था तब तक भी। तो उन्होंने मुझे और मेरी मम्मी को ये रेकमेंड किया कि धैर्या को आप इंजीनियरिंग करवाओ, वो केपेबल है, वो कर लेगी और बहुत सारे पाथ्स ओपन हो जाएंगे। सिर्फ क्योंकि मेरा रीजन भी एक्चुअल में देखा जाए तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जस्ट बिकॉज मैथ्स इन्वॉल्व नहीं है यू नो एक मेडिकल स्टूडेंट की जर्नी में इतनी नहीं, तो मैं वो करना चाह रही थी, तो उनको इतना स्ट्रॉन्ग लगा नहीं। और उन्होंने बोला मैथ्स का जो डर था मैंने जितना ट्राई किया है आपके दिमाग से थोड़ा निकाल दिया, तो व्हाई डोंट यू गिव इंजीनियरिंग अ शॉट। तब जाके ये पूरी जर्नी थी, एंड दैट्स व्हाई आई टुक अप इंजीनियरिंग। ओके। तो इंजीनियरिंग तो ठीक है, आपको अपने जो मेंटर है उन्होंने सलाह दी, एक तरीके से मैथ्स भी उन्होंने इंप्रूव आपका किया और उसके बलबूते थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा, नहीं यार कर लेंगे इंजीनियरिंग। जो पहले कारण था इंजीनियरिंग न करने का वो तो मिट गया था अभी, तो अब कोई वजह ही नहीं बचती कि इंजीनियरिंग ना ले। बट फिर अगला सवाल ये आता है कि इंजीनियरिंग में क्यों आपने वो इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ही क्यों लिया आपने? हाँ, मैं इसको मतलब इसका मैं बहुत डायरेक्ट आंसर दूंगी। जब मैं काउंसलिंग में बैठी थी तो हमारी काउंसलिंग होती है और जो हमारे रैंक्स आते हैं, क्योंकि वीआईटी का एक सेपरेट एंट्रेंस टेस्ट होता है वीआईटी ट्रिपल, उसके हिसाब से आपके रैंक के हिसाब से आपको एक अवेलेबिलिटी मिलती है कौन सा ब्रांच, वीआईटी वेल्लोर जो उनका मेन ब्रांच है सबसे पुराना जो मेन है, या चेन्नई में आपको मिल सकता है या कहीं और। तो उस हिसाब से जब हमने देखा, मिल तो सारे ब्रांचेस रहे थे और मेरी मम्मी तो चाहती थी मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करूं क्योंकि ऑब्वियसली सबसे अच्छे पैकेज उनको ही मिलते हैं ऑब्वियसली, और वो सच है। बट मुझे कोडिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। जब इलेक्टिव सब्जेक्ट भी 11th में लेना था तो 11th एंड 12th में मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं लिया था, मैंने इकोनॉमिक्स लिया था क्योंकि मुझे कंप्यूटर में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। सो आई वाज वेरी क्लियर, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी इंजीनियरिंग तो हो नहीं सकती, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिविल में इंटरेस्ट था ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, तो क्यों करेगा वो इंसान। तो सब एलिमिनेट होने के बाद बचा सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो मुझे लगा मुझे उसमें रुचि दी है और मुझे लगा कि वो मेरी बस की है। तो करने को तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग में कर सकती थी, पर मुझे पता था वो रो के रोज करना मुझे नहीं करना था, और करने के लिए इंजीनियरिंग करनी मुझे नहीं करनी थी। तो जिसमें मुझे थोड़ा इंटरेस्ट हो वो मुझे सिर्फ ईसीई लगी, और ईसीई के थ्रू अगर आगे जाके मजबूरी में ही सही मुझे कंप्यूटर साइंस की तरफ शिफ्ट होना भी पड़ता तो सबसे इजी होता है ईसीई या आईटी स्ट्रीम के बच्चों का कंप्यूटर साइंस में ट्रांजिशन करना और टेक कंपनीज में जॉब लेना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के बाद आईटी और ईसी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को ही प्रेफरेंस दी जाती है, देन इलेक्ट्रिकल, देन मैकेनिकल, सिविल, और फिर बाकी कोर ब्रांचेस आते हैं। तो उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने फिर ईसी चूज की थी। जी, मतलब एक्चुअली आपके जो पॉइंटर्स थे कह सकते हैं, या फिर आपके जो फिल्टर थे वो बड़े क्रिस्टल क्लियर थे आपके दिमाग में एट दैट पॉइंट कि ये चीज जो है ये पसंद ही नहीं है, ये करनी नहीं है, ये चीज जो है ये अपन कर सकते हैं, पॉसिबल है, चलो इसको करके देखते हैं। बट मैंने आजकल देखा, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि मेरे जैसे ऐसे कुछ लौंडे लपाड़ी थे, गर्ल्स भी थे, जिनको कुछ पता ही नहीं होता कि उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कुछ भी आइडिया नहीं, नथिंग, दे डायरेक्टली जस्ट वेंट अप टू द इंजीनियरिंग, और उसमें फिर वो ये देखते हैं कि स्कोप किस में है, ये नहीं देखते कि इंटरेस्ट किस में, वो देखते हैं स्कोप किस में, एंड अकॉर्डिंगली दे चूज द ब्रांच और फिर फंस जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप इनिशियल स्टेज पे उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ये सबके साथ होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी कि मेरे अंदर वो क्लैरिटी थी, पर इसका ये मतलब नहीं है वो सबके अंदर हो। मैंने अपनी फैमिली के अंदर ही देखा है कि एवरीवन स्ट्रगल्स विद दिस, ये एक स्ट्रगल है बिल्कुल, ये फिगर आउट करना कि यार जिंदगी में हमें करना क्या है और क्यों करना है। मुझे लगता है ये दो सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इंसान, कुछ लोगों की तो आधी जिंदगी निकल जाती है, और ये सच है, मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ। तो मुझे बस इतना समझ में आया है फ्रॉम माय जर्नी, और बहुत सारे लोग जिनसे मैं मिलती हूँ जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, मैं सिर्फ ये सीख पाई हूँ और समझ पाई हूँ कि जब तक आप अपने आप को किसी सिचुएशन में, किसी इन्वायरमेंट में या उस चीज में ढकेलते नहीं हो और उसका एक हिस्सा नहीं बनते और एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, आपको कभी पता नहीं चल सकता है कि क्या आपको उसमें रुचि है या नहीं है, या आप वो कर सकते हो या नहीं। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे
जी। स्कोप कंप्यूटर साइंस में है और वो हमेशा रहेगी। आज से 10 साल पहले भी थी और आज से 10 साल बाद भी कंप्यूटर जी। साइंस इंजीनियर्स या कोई अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा में स्पेशलाइजेशन करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में, उसकी डिमांड तो होनी ही है, वो तो हमें पता है। जी। पर क्या आपको उस चीज में इंटरेस्ट है कि आप आज से 10 साल बाद भी, चलो 10 साल बहुत लंबा टाइम है, आज से 2 साल बाद भी क्या आप देखते हो अपने आप को वही जॉब करते हुए, उस टेक्नोलॉजी में इतना इंटरेस्ट लेते हुए कि आप घुसे हुए हो उसके अंदर, रिसर्च कर रहे हो, अपने आप को अपस्किल कर रहे हो? और उस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए, उस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको अपने आप को एक ऐसे एनवायरनमेंट में डालना पड़ेगा जहां पे उसके आसपास की आप कोई चीज कर रहे हो और आप एक्सपीरियंस करो उसको कि ये मुझे पसंद आ भी रही है या नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटर्नशिप्स तो मैंने इंजीनियरिंग में ही की थी, पर इंटर्नशिप से पहले भी मेरे स्कूल में या जो भी, मैं बहुत एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी, मैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, साइंस फेयर्स में, हर चीज में हिस्सा लेती थी और उसी ने मुझे इन अ वे एक डायरेक्शन दिखाई थी कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेसेस है। और बहुत लोगों को वो आइडेंटिफाई करने में ही टाइम लग जाता है। मेरा सजेशन सिर्फ इतना है कि स्कोप सीएसई में है वो ठीक है, पर क्या आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करना, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देख के उसका सबसे ऑप्टिमाइज कोड लिखना नेचुरली आता है कि बिना किसी एक्सटर्नल दबाव या प्रेशर के? डज इट कम टू यू नेचुरली? एंड क्या आप हर दिन उसके बारे में एक्साइटेड हो या नहीं? क्योंकि अगर नहीं हो तो वो आपका एक नेचुरल इंस्टिंक्ट या नेचुरल करियर पाथ नहीं रहेगा, वो एक फोर्स्ड करियर पाथ रहेगा। तो आई थिंक दैट्स द वे यू नीड टू आइडेंटिफाई। सवाल कीजिए अपने आप से और एक्सपेरिमेंट कीजिए और चीजें ट्राई कीजिए और देखिए आपको कैसा लगता है उन्हें करने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो ट्राई आउट करना बहुत सारे ऑप्शंस को जरूरी है, सो दैट यू कैन चूज कि यार अपने लिए बेस्ट क्या फिट हो रहा है। तो वो बेस्ट फिट फाइंड करने के लिए ट्राई बहुत सारी चीजें करना जरूरी है। उस ड्यूरेशन के वक्त आपको अपने फैमिली वाले रिलेटिव्स थोड़ा ताना दे सकते हैं कि भाई तुम यार एक तो कर लो, एक तो पकड़ लो, हमेशा एक तो मैंने पकड़ लो। बहुत सुने हैं। तो कुछ बताइए जरा, ऐसे तानों के बारे में जरा कुछ बताइए अपने। नहीं मतलब मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली पेरेंट्स ही, मतलब पहले तो यही कि आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग तो ली नहीं, ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ले तो लिए, पर अभी यू आर सेइंग कि आपको वो भी नहीं करनी है, तो मतलब करना क्या है जिंदगी में? इसी इंजीनियरिंग ही क्यों, इससे अच्छा तो कंप्यूटर साइंस ही ले लेते, एटलीस्ट पैकेज तो अच्छा मिलता है, इतनी तो हमारी श्योरिटी रहती। एंड आई डोंट कम फ्रॉम अ फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड, तो मुझे तो पता था कि मुझे जॉब लेनी है, पर एटलीस्ट इतनी ढंग की लेनी है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट तो मैं कर पाऊं अपनी फैमिली को। तो प्रेशर तो बहुत ज्यादा था मेरे ऊपर। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला कि तुम पागल हो, कैसे चॉइसेस कर रहे हो, इतनी इंटर्नशिप्स क्यों कर रही हो, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प यू, व्हाट इज द यूज ऑफ इट, तुम मैनेजमेंट में क्यों जा रही हो, तुमने एमबीए थोड़ी ना किया है दैट यू वांट टू गेट इनटू मैनेजमेंट, इसी इंजीनियरिंग करके ना कोडिंग सीख रही है लड़की, ना कोर इलेक्ट्रॉनिक्स में जा रही है, कुछ और ही कर रही है, शी इज अटरली कंफ्यूज्ड। बहुत लोगों को लगता था मैं बहुत कंफ्यूज्ड इंसान हूँ, जबकि मुझे लगता है मैं बहुत ही फोकस्ड इंसान थी और मुझे स्टार्टिंग से पता था मुझे क्या चाहिए। तो वही होता है, आपको ही पता होता है आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, दूसरे लोग तो कुछ ना कुछ बोलेंगे। और मुझे लगता है ऐसा भी नहीं था कि मेरी जॉब लगने के बाद लोगों ने बोलना कम कर दिया था, नहीं। आई थिंक जब तक ये जो मेरा अभी ये जो करियर कोचिंग और कंटेंट क्रिएशन का पार्ट शुरू हुआ है ऑलमोस्ट फुल फ्लेजेड, यू नो 1 साल पहले तक, तब तक भी लोग यही समझते थे, टिल द टाइम दे डिडंट सी कि एक्चुअल में जो भी मैंने आज तक किया उसने इस चीज में रिजल्ट किया है। तब तक लोगों को समझ में नहीं आता था मैंने क्यों किया जो मैंने किया। मेरी खुद की फैमिली को अब मैं बोल सकती हूँ पिछले 6 महीनों में समझ में आया है कि उनकी बेटी क्या करती है, क्यों करती है, और हाउ इज शी अर्निंग मनी आउट ऑफ व्हाट शी इज डूइंग। बिकॉज कुछ लोगों को ये समझना भी कि कोई यू नो थ्रू करियर कोचिंग या थ्रू कंटेंट क्रिएशन पैसे कैसे कमाते हैं, नहीं समझ में आता लोगों को, या क्यों कर रहा है इंसान वो। सो आई थिंक अब जाके वो अब तो है ही नहीं ये, अब मैं एग्जैजरेट नहीं करूंगी, अब कोई कुछ नहीं बोलता, पर स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत सुना। जी जी जी, नहीं वो शुरुआत में इसलिए ऐसा होता है क्योंकि देखिए सोसाइटी ने अपने जो माँ बाप है, मुझे ऐसा लगता है वो 2 मात्र ऐसे जीव हैं जो कि आपके बारे में कभी बुरा नहीं सोच सकते, लेकिन होता क्या है दिक्कत कि वो जो सोसाइटी है वो आपके माँ बाप के दिमाग में ये चीज़ डाल देती है कि दीज आर द पाथ, ओके, जो कि सही है, जो प्रूवन है, जो कि चल जाते हैं भैया और काम चल जाता है जिंदगी जीने लायक। लेकिन जब आप फिर ऐसा कोई अलग ट्रैक पकड़ लेते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो पिताजी माताश्री जो है टेंशन में आ जाते हैं कि यार सोसाइटी ये बोल रही, तुम ये बोल रही हो, अब भरोसा किस पे करे। और ये फैक्ट की बात है कि माँ बाप को जो है अपने औलाद के ऊपर सबसे कम भरोसा होता है।
हाँ वो तो सच है, वो सच है, क्योंकि उनके अंदर इतने डाउट्स और एप्रीहेंशंस होते हैं कि कर पाएंगे या नहीं। हाँ और और मुझे पता है इट कम्स फ्रॉम अ स्पेस ऑफ गुडविल ओनली। हाँ उसमें भी वो हमारी अच्छाई की वजह से ही ऐसा बोलते हैं। और आई हम्म, थिंक वही है ना, विद टाइम देखो, मुझे लगता है इंडियन सोसाइटी में सिर्फ ये नहीं कि आप किसी चीज से पैसे कमा लो तो वो आप पे विश्वास कर लेते, वो तो एक चीज है ही। जब जी पैसे जी आने लगेंगे लोगों के सवाल अपने आप बंद हो जाते हैं। पर बिल्कुल। उसके अलावा जब वो ये भी देखेंगे कि आप खुश हो उस चीज में जो आप कर रहे हो, लोग हम्म आपकी रिस्पेक्ट करते हैं जिस काम में हम्म आप हो, वो हम्म भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है उनको धीरे धीरे समझने में कि ठीक है जो भी कर रहा है या कर रही जी है सही है, उनके जी। लिए सही है। बट मैंने जितना नोटिस किया है धैर्य जी, मतलब लाइक मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर कर रहा हूँ कि ये जो लोग कहते हैं ना, तो उनके ऊपर अगर फोकस ना किया जाए वो बेहतर है। क्योंकि मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जब मैंने अपना 5 मिनट्स इंजीनियरिंग जो यूट्यूब चैनल जब मैंने शुरू किया था, तो उसमें हुआ ऐसा कुछ कि शुरुआती तौर पे एजुकेशनल चैनल कलीग्स कहते थे यार ये थोड़ी ना चलता है, अच्छा तू सिखा देगा तो क्या लोग सीख जाएंगे, पढ़ लेंगे, रिजल्ट आ जाएंगे। तो इस तरीके का क्रिटिसिज्म तभी भी रहता था। अब जब 1 लाख सब्सक्राइबर हुए तो क्रिटिसिज्म रहा, लेकिन कुछ अलग तरीके का, अरे यार 1 लाख ही तो हुए हैं, ये नहीं चलता भाई, 1 लाख तक क्या ही हो जाएगा। फिर 2 लाख हुए, फिर 2 लाख होने के बाद भी क्रिटिसिज्म खत्म नहीं हो रहा, अब 3.5 के ऊपर हो गया, फिर भी मतलब वो क्रिटिसिज्म जो चीज है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आपको कोई ना कोई कभी ना आप कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो एग्जैक्टली जिंदगी में। एग्जैक्टली। अब मेरे को यही बात बताइए, देखिए वो संदीप महेश्वरी सर जी हमारे इतना लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इतनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की, लेकिन फिर भी क्रिटिसाइज कुछ ना कुछ सेक्टर ऑफ पीपल हैं जो करते हैं। तो जब और वो करते रहेंगे, एग्जैक्टली वो रुकेंगे भी नहीं। तो वो ऐसी चीजें, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वी शुड स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग एंड वी शुड लाइक स्टार्ट, लाइक हम अपने अंदर इन्वेस्ट करना जब शुरू करेंगे, टाइम हो गया, एफर्ट हो गया और बहुत सारी लर्निंग हो गई, जब ये अपने अंदर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो वो आई थिंक हमारे लिए बेटर रिजल्ट दे रहा है। सो दैट्स मोर देन आई थिंक इनफ कि इतना क्यों ही सुने हम इतने लोगों का। तो वो एक चीज है, इससे आपका वो रोग भाग जाएगा, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग वाला, तो ये रोग मुक्त आप हो जाएंगे अगर आप सुनना बंद कर देंगे। सो दैट्स द वन थिंग। मैं तो स्टार्टिंग से ही इग्नोर करती हूँ। मुझे मतलब मैं तो करती हूँ जो मुझे करना है, मैं वही करती हूँ। और मैं सबको यही एडवाइस करती हूँ, जो आपको मैं ये नहीं बोल रही रिबेल बन जाओ, माँ बाप की सुनो मत, नहीं। पर अल्टीमेटली तो वही सरल शब्दों में, मैंने अपने माँ बाप की सुनी नहीं करियर की चॉइस में। वो तो चाहते थे मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लूं, पर आज वो भी समझते हैं कि जो मैंने किया सही किया, क्योंकि अगर मैं वो करती तो मैं इधर नहीं होती। तो मुझे लगता है आपको एडवाइस सबकी लेनी चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, बट अल्टीमेटली जो आपको, क्योंकि आपको पता है आपकी क्षमता क्या है, आप क्या कर सकते हो। और अगर जो लोग चाहते हैं और आपकी क्षमता मैच नहीं कर रही तो वो नहीं होगा। तो आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर आप खुद एनालाइज करो, मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, और अगर आपके अंदर बिलीफ है तो फिर तो आप वो कर ही लो जो भी है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी स्मॉल स्टेज पे जो भी आप करना चाहते हो, अपने आप को थोड़ा प्रूफ करिए खुद के लिए कि भैया मैं देखना चाहता हूं। जैसे आपने ट्राई आउट करने के लिए कहा चीजों को कि ट्राई कीजिए, तो ट्राई करने के बाद मैं इसमें बेस्ट हूं या नहीं ये कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप को एक टारगेट दोगे, उसको अचीव कर पाओगे, अगर वो सक्सेस थोड़ी बहुत मिलती है, देन यू कैन थिंक कि अरे हाँ यार इसमें कंटिन्यू किया जा सकता है। सो दैट्स द वन पॉइंट। करेक्ट जी। नहीं, आई एग्री। तो अब एक और चीज में अभी हम लोग आते हैं कि मैंने आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो मैं देख रहा हूँ धैर्य जी, कि ऐसी छोटी छोटी उमरियां रहती है बच्चों की, छोटी छोटी 14 साल 16 साल 18 साल 20 साल 21 साल, और वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। अच्छी बात है, पैसा कमाना मैं ये नहीं कह रहा हूँ बुरी बात है, वो एक बहुत ही लाइक जिसे हसल कल्चर हम कहते हैं, हसल कल्चर, कि बहुत सारी चीजें करना है बहुत कम समय में, बहुत ही कम उम्र में बहुत सारे पैसे कमाना है। तो इस हसल कल्चर को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं आपकी टिप्पणी इस पे जानना चाहूंगा। नहीं, अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है। जब आप हसल कल्चर की बात करते हो या इन जनरल इतनी यंग एज पे इतनी सारी चीजें अचीव करने की बात करते हो, मेरा इस पे एक बहुत सिंपल ओपिनियन है कि मैंने 2.5 साल के अंदर अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के जो मैं खुद करना चाहती थी वो शुरू कर दिया जी। कुछ लोग इसी चीज को करने में 17 साल लगा देते हैं, कुछ लोग 6 महीने में कर देते हैं, कुछ लोग 20 साल बाद करते हैं जी। मेरे बहुत सारे सीनियर्स और सबऑर्डिनेट्स ने जब मैंने छोड़ा वो स्टेप लिया, मुझे बोला कि यार हमें तो 18 साल लग गए ये करने में, आपको 2 साल में क्लैरिटी कैसे आ गई जी। आई थिंक ये क्लैरिटी की बात नहीं होती है, सबकी एक जर्नी होती है। तो वैसे ही जैसे मेरी एक थॉट प्रोसेस है कि, और मैं इसमें लोगों का सर्वे करके उनका ओपिनियन भी नहीं जानना चाहती, मुझे ऑलरेडी पता है इसको, मैं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूंगी, मुझे पता है
कि हर इंसान को, और मैं बहुत कॉन्फिडेंटली बोलूंगी, जी अल्टीमेटली लाइफ में अपना ही खुद का कुछ करना है, ये मेरा बिलीफ है। जी अब वो जी कुछ भी हो सकता है, वो चाय की टपरी अपनी खुद को खोलनी हो, जी या हो सकता है अपना एक स्टार्टअप खड़ा करना हो, या हो सकता है अपनी एक छोटी सी एजेंसी खोलनी हो, बट अल्टीमेटली एवरी इंडिविजुअल हैज दैट होप, या एक इच्छा होती है मैं खुद का कुछ करूं। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग उसको 10 साल बाद करते हैं, कुछ 2 साल में कर लेते हैं, 1 साल बाद कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली सबको खुद का कुछ करना है, पहली बात तो ये। जी जो लोग इसको जल्दी कर पाते हैं, और लक मैं ये नहीं बोलूंगी, वो इतनी जल्दी मेहनत कर लेते हैं, सम थिंग्स फेवर देम, उनको सही लोग अपने रास्ते पे मिल जाते हैं जो उनको गाइड कर लेते हैं और वो अचीव कर लेते हैं, वो अच्छी बात है। पर मुझे बस ये लगता है कि बहुत सारे लोग एज लॉन्ग एज एज कुछ भी हो, आप उस चीज को अपने सर पे नहीं आने देते हो ना, आई थिंक एवरीथिंग एल्स वर्क्स मेरे हिसाब जी से। जी आप हसल भी कर रहे हो तो करो, लोगों को इंस्पायर करो। Zepto के जो co-founders है, they are 19 years old and what they have built is amazing. हम उसको यूज कर रहे हैं यार रोज। जी Every time I place an order on Zepto, मेरे मुंह से तो वाव ही निकलता है, that's great. But now वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, बट मुझे बस ये लगता है हसल कल्चर के चलते नंबर 1 बहुत लोग अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करते हैं। जी और मैंने एक टाइम पे, मैं इतना हार्ड तो हासिल नहीं कर रही थी, बट जब मैं जॉब के साथ अपना काम कर रही थी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, एट द पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अपनी हेल्थ को पूरा नेग्लेक्ट किया हुआ है, एंड आई हैव सफर्ड इन दैट पीरियड। जी और उससे मैं एक ही चीज सीखी, सिंपल लॉजिक है यार, अगर मैं ठीक ही नहीं होंगी तो ये इंटरव्यूज करना, मेरे पेज के लिए कंटेंट क्रिएट करना, इवेंट्स पे जाना कैसे करूंगी? सही बात। जो मुझे अचीव करना है मैं कर ही नहीं पाऊंगी अगर मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। जब मैं बेड पे पड़ी हुई थी 15 दिन, मुझे इतना गुस्सा आता था कि व्हाई इज दिस हैपनिंग टू मी। मुझे बीमार होना बिल्कुल नहीं पसंद है, राइट? So I think number 1 in the hustle culture, don't neglect your health. और दूसरी चीज, be humble and be grounded no matter whatever you do in life. तो मेरी सिर्फ एक थॉट प्रोसेस होती है, मैं बहुत अपने आप को लकी मानती हूँ कि मैं दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल क्रिएटर्स, एंटरप्रेन्योर्स सबसे मिली हूँ, और मैंने सिर्फ एक चीज देखी है कि और वो मैं ओपनली आपके प्लेटफॉर्म पे इसलिए बोलूंगी कि सक्सेस मिलने के बाद कुछ लोग उस सक्सेस को सस्टेन इसलिए कर पाते हैं वर्सेस अदर्स, क्योंकि वो उसको अपने सर पे नहीं चढ़ने देते। exactly. और कुछ लोग दिखाते हैं कि उन्होंने उसको अपने सर पे नहीं चढ़ाया है, पर कुछ लोग एक्चुअल में नहीं चढ़ाते हैं। और वो डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर उस हसल कल्चर के चलते और आपको जो अचीव हो जाता है, और सब बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हो अपने लेवल पे, मैं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे से कई गुना ज्यादा कर रहे हैं, कुछ नहीं किया है मैंने। बात ये है, you cannot let it get to your head, क्योंकि when it gets to your head in the hustle culture, then the downfall starts. और वो मैं ये नहीं बोल रही हूँ किसी के लिए भी, वो कभी हो सकती है और किसी को पूछ के नहीं आती है वो। तो मैंने तो यही सीखा है, and my parents always tell me कि you should be grounded no matter what you achieve, how much you're earning or whoever you meet. So I think as long as you do that and give importance to your health, कमाओ जितने पैसे कमाने, जितने लोगों को इंस्पायर करना है, पर इन दो चीजों का ध्यान रखोगे तो आई थिंक ऑटोमेटिकली बाकी सब बैलेंस आउट हो जाते हैं मेरे हिसाब से। सही बात है, सही बात है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना, वो कहावत है धैर्य जी की, मतलब फलदार पेड़ जो है वो झुका हुआ होता है। और ये मेरे हमेशा मेरे जो पेरेंट्स हमेशा बोलते हैं, जिसपे ज्यादा फल लगे होते हैं वो पेड़ झुकता है, वो स्ट्रेट खड़ा नहीं होता है, और जो ट्री जिसपे कोई एक लीफ भी नहीं होता है वो ऐसे ही खड़ा रहता है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो ये चीज जो समझ गया तो खत्म, जिंदगी सफल है, कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ नहीं है। और अगर वो फल एप्पल हो तो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो इसमें हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, मतलब देयर इज नो रिलेशन, बट मैं जोड़ लेता हूँ कि यहाँ पे हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले हेल्थ होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग, आफ्टर दैट, क्योंकि उसके बाद ही आप एक्चुअल में कर पाओगे चीजें, कुछ भी कर पाओगे। अचीव करना हो गया, पैसे कमाना हो गया, आराम करना हो गया, मूवी देखना हो गया, कुछ भी, आप सबसे पहले वो जब तक टिक मार्क नहीं होता ना आपकी प्रायोरिटी, तब तक आप बाकी की चीजों को नहीं कर सकते या कर पाओगे भी नहीं।